आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। आदाब नाजरीन, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ शाहीन महाजन। नाजरीन, आप सभी जानते हैं कि हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम के मौज़ूआत डिफरेंट होते हैं। आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है एजुकेशन सिस्टम इन कश्मीर। नाजरीन, पिछले प्रोग्राम में इस पर क्या बात हुई, सबसे पहले डालते हैं उस पर एक नज़र। बच्चे की जो नशोनुमा होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ी जो बाधा आ रही है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पा रही है। आई होप एवरीबडी विल बी ऑन बोर्ड ऑन दिस कि प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पा रही है। हमेशा हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर रहे, मैक्सिमम टाइम उनका स्कूल से बाहर ही रहा। अगर हम कंपेयर करेंगे कश्मीर के बच्चों को और बाकी स्टेट्स के बच्चों को, तो हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चों की जो स्कूलिंग होती है, अगर एकेडमिक ईयर में 255 या 45 डेज होनी चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। यहीं पर हम मात खा रहे हैं, हमारे बच्चे यहीं पर मात खा रहे हैं सबसे पहले। तो चाहे हम देखेंगे 2008 का अनरेस्ट हो, चाहे 2009 का अमरनाथ लैंड रो हो, कभी भी जब भी हालात खराब है, जब से राइट फ्रॉम 1990 आई हैव सीन माई सेल्फ, क्योंकि एट द टाइम आई वाज इन क्लास 11th 90 में, तो एक स्ट्रेच में 70 डेज के लिए स्कूल पूरे बंद हो गए। तो अभी हम देख रहे हैं कि आमदनी हर एक की होती है, बिजनेस में अपनी बिजनेस कर रहा है, वो पीछे से उसने एक डोर रखा है, चाहे स्ट्राइक होगी तब भी काम कर रहा है, मेवा वाला अपना काम कर रहा है। लेकिन जो अगर हम फ्यूचर किसी का बर्बाद हो रहा है, वो हमारे बच्चों का हो रहा है। सो नीड ऑफ द आवर इज कि हम सब लोग मिलकर
चाहे जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, या एज पेरेंट्स हम लोग, या एज टीचर्स जितने भी लोग हम पढ़ाते हैं. So these are 4 pillars. We need to be on the same page. Because जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारा जो बच्चा जो स्कूल में सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, कोर्स कंप्लीट करने या एक क्लास आगे बढ़ने के लिए नहीं जाता है, बल्कि उसके साथ साथ उसकी मल्टीपल एंगल से डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटल एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है, उसके इनर टैलेंट्स, इनर एबिलिटीज़ को इनकलकेट किया जाता है. तो ये सारी चीज़ों को समझने के बाद ही हम उसकी फिक्री नशोनुमा, या जहाँ जिसको हम लॉजिक, जहनी सेहत, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं सो हमारे स्कूल्स में होनी चाहिए, और ये स्किल डेवलपमेंट जो इनके माइंड को जो है डेवलप करेगा. और प्रैक्टिकल बेस्ड आजकल के ज़माने में ज़्यादा, क्योंकि अब एजुकेशन पॉलिसी भी नई आई है, तो उसमें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज पर दिया गया है. और ये प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज जो है हमारे बच्चों की मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से करवाएगा. हम टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करते हैं, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे सभी ने इस पे बात की कि हमें टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे, सबसे पहले हमें सोसाइटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी यूथ जो है उसका फ्यूचर हमारी सोसाइटी, हम उनके पेरेंट्स वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, तो उसके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है, कौन सी कैपेसिटी है, ये नहीं देखा जाता. उसको खाली ये देखा जाता है कि नहीं आपका चचेरा, आपका ममेरा कोई भी ये कर रहा है तो आपको भी यही करना है. मुझे लगता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें लोगों का एटीट्यूड जो है वो चेंज करना पड़ेगा. दूसरा जो है, जो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है वो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा जो है हम रेटिफिकेशन पे जा रहे हैं. बच्चों को हाँ 90% है तो ठीक है, नहीं है तो आप कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हो रहे हो. जब पुराने ज़माने में हम देखते थे जो हमारे ये गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था. लेकिन जब आज हम उन गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने लगा है, फैसिलिटीज़ आने लगी है. अब जो हमें रोक रहा है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालने से, वो है हमारी खुद की मेंटालिटी. हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे है, इतने सारे हमारे टीचर्स हैं, अगर इनमें से किसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में होगा और हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई नेबर पूछेगा तो कत स्कूलस शुर पारान, अस पारान गवर्नमेंट स्कूलस. अच्छा गवर्नमेंट स्कूलस छुआ पारान, तो यूथ छु ज़ानान, प्राइवेट स्कूलस त्रावनस छु ना, तो तूत छु ना आमदनी प्राइवेट स्कूलस त्रयुन. ये इंसान की मेंटालिटी हमारी खुद की बन गई है कि अगर हम वेल मतलब डेवलप्ड है, वेल ये हमारे पास बहुत पैसा है तो हम प्राइवेट स्कूल में ही डालेंगे. क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है, शहाउन के ऐसे बोरा admission, we would just want to show off. It's the mentality that makes us like, जो हमें बनाती है कि हम अपना एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में. बाकी तो फैसिलिटीज़, वेल एजुकेटेड स्टाफ जो है, आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स के मतलब बरकस यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. बस मेंटालिटी चेंज करनी है, दैट्स इट. जैसे इस वक्त चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये तो पूरा फ्लॉप ही है. ऐसे जहाँ पर लॉकडाउन में है या फिर कश्मीर में हमारे जो हड़ताल रहते हैं रोज़ बरोज़, तो ऐसे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉप है. जो और इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जितनी यहाँ पर इलिटरेसी होगी उतना ही डेवलपमेंट कम होगा. और डेवलपमेंट कम होने की वजह से तो आप जानते हैं कितने सारे मसले हो सकते हैं. हमें सबसे पहले ये देखना कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है. अगर कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर है तो किसी और शोबे में वो आगे हो सकता है. तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बच्चे में कौन सी किस राह में वो जा सकता है, कौन सी सलाहियत उसमें ज़्यादा है, तो हमें उसी को ज़्यादा उभारना है. तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं है हम ज़्यादा ज़ोर उसी पे दे रहे हैं. उससे क्या हो रहा है, वो डिप्रेस हो रहा है. और फाइनली अगर हम देख रहे हैं कि ड्रॉप आउट ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, बच्चे जो है सुसाइड्स ज़्यादा हो रहे हैं. वो सुसाइड्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है. बच्चे को कहा जा रहा है कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे आगे जाना है, ये करोगे तभी कुछ कहलाओगे, तभी आपका नाम होगा, नहीं करोगे तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपना मेंटल सेटअप, सोसाइटी का मेंटल सेटअप जो है वो चेंज करना है. और साथ साथ जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा.
सर ने बोला कि सिलेबस चेंज करना चाहिए, जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको डिलीट करो। ये भी ठीक बात है, मगर जो हमारे टीचर्स हैं, जैसे कि आज से 50 जैसे कि 30 साल पहले वाले टीचर्स, जो मैं अब क्या बोलूँ, हमें जो वो पढ़ाते हैं वो थोड़ा ओल्ड टाइप होता है, मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं मतलब चाहती हूँ कि मॉडर्नाइजेशन आनी चाहिए टीचर्स के बेसिस पे, मतलब कि नए नए टीचर्स होने चाहिए जिनका मेथड ऑफ टीचिंग थोड़ा मॉडर्न हो। टीचर्स को रिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, टीचिंग टेक्निक ही सिर्फ रिन्यू होनी चाहिए। जो पुराने टीचर्स हैं दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड दे हैव मोर एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू टैकल विद स्टूडेंट्स, उनके पास बेटर मेथड्स भी होते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक रेस्पॉन्सिबल टीचर बनना इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो खुद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालता है, क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट वो खुद अपने स्कूल में रेस्पॉन्सिबल टीचर होने की हैसियत से काम नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर कोई बंदा रिच है, उसके पास रिसोर्सेज है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने बच्चे को एक हाई फाई स्कूल में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हो वो अपने बच्चे को वही भेजता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारे स्कूल्स को अपडेट करना पड़ेगा। और जितने भी टीचर हजरात हमारे स्कूल्स में कॉलेज में काम करते हैं, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम रेस्पॉन्सिबली एक ज़िम्मेदार टीचर की तरह हम अपने स्कूल्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दें। जब हम कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है और हम उसको ठीक करना है, असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अभी भी उस कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे हैं, और जो अभी भी हमारे टॉपिक्स या जो भी कुछ लेसन्स हैं हमारी एग्जिस्टिंग बुक्स में, वो अभी भी वो पिछले पुराने ज़माने के हैं। और जो कॉलोनियल सिस्टम है वो दुनिया में ध्यान रखते हैं हर खड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और ना ही वो किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम देखते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज जो है लाइक स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे दे आर रैंक्ड 1, रैंक्ड 2 एंड रैंक्ड 3। दे आर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आर अमंग द फर्स्ट 10 or 20 कंट्रीज जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को बेस्ट माना जाता है, विच मीन्स दैट हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वी हैव टू इनकलकेट एंड कल्टिवेट अ फ्यू थिंग्स एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। गवर्नमेंट स्कूलों का मैंने जो हाल देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है बहुत सारी, और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात यह है कि इवन गवर्नमेंट स्कूल वाले जो टीचर हैं वो खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ये भी बड़ा एक मसला। तो वो वजह है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और दूसरा कि वो जो डिमांड्स हैं, फ्यूचर डिमांड्स हैं लोगों के, वो पूरी नहीं हो रही है। गिलानी साहब हमारे स्कूल में आए थे शायद एक इंस्पेक्शन हैसियत से, पता नहीं तमो कत, ये मैं इस मजलिस में बोल रहा हूँ, सोपोर में बोल रहा हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। अल्लाह के हाथ में, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। बह वन यह कत कि तम वो अख चीज़ कि ये बटस ये बट बसान हमसाय, ये बटस बच्चे जवान बटन अमिस बच्चे जवान, पे हमसाय मुबारक या पन रिश्तेदार, हम वन लसन कलम कागज रूजस मौजूद, कलम कागज पुशनस बड़ बेहतरीन, पान पान असल बड़ अफसर। मुसलमान ये बच्चे जवान अमिस हमसाय रिश्तेदार मुबारकस, अदे मुबारक लसन पुशन, अगर लबन खचन सुर बटन खचन, पे तुहद बच्चे खसान लबन, चूर कर बे खसान सुर बटन। डॉक्टर राधा कृष्ण ने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया ना, उसने दरख्तों के नीचे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे पैसा नहीं था, वहाँ पे 2G 4G नहीं था। 2G 4G के बगैर भी पढ़ाई होती है। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी परिपुरा में पढ़ाता हूँ, एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मैं IIT वगैरह पढ़ाता हूँ, खुद से NIT हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये क्या हमारा टीचर जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि नहीं लेता? जो हमारे पास स्टूडेंट है क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता कि नहीं लेता? वो जो क्लास में जाता क्या वो पढ़ने के लिए जाता
کہ کچھ اور کرنے کے لیے جاتا؟ کیا ہمارا ٹیچر جو ہے وہ پڑھانے کے لیے جاتا کہ کچھ اور کرنے کے لیے جاتا؟ جب ہمیں یہ چیز جب سے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی خود پتہ چلے گی تو تہلکہ مچ جائے گا. یہ میں بولنا چاہتا ہوں. میں اور ایک بات بولنا چاہتا ہوں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ہر ایک فیلڈ میں ہر ایک جگہ پہ کوالیفائڈ لوگوں کی ضرورت ہے. کوالیفائڈ لوگ جتنے بھی, چاہے وہ انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, جتنے بھی ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے. یہ ہمارا کشمیر ہے, ہمیں کشمیر کو آگے بڑھانا ہے. ہمیں باہر سے کوئی نہیں آئے گا جو ہمارے اس ڈل کو صاف کرے گا. ڈل ہمیں صاف کرنا ہے. میں 30 سال سے ڈپارٹمنٹ میں ہوں, لیکن میں نے آج تک ایسی کوئی بھی ٹریننگ نہیں کی ہے جس سے مجھے کچھ نالج حاصل ہو جائے. تو اگر کبھی کوئی ٹریننگ کرتے بھی ہیں تو وہاں پہ وہی بتاتے ہیں, وہی ہمیں پڑھاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے. کچھ نیا کنسیپٹ ہم نہیں دیتے ہیں سر. تو اس سے ایجوکیشن سسٹم میں سدھار آ جائے گا. اگر ٹیچرس کو امپاور کیا جائے گا نئے کنسیپٹ سے, تو نئے کنسیپٹ اس کو تب آئیں گے جب اس کو ٹریننگ دی جائے گی. میں اتنا بتاؤں گا, اگر آپ سوپور میں دیکھیں گے نا, ابھی ہم سکولوں کی بات کریں گے, یہاں پر ابھی پرائمری سطح پر جو ابھی سکولز ہے وہ ابھی بالکل انفنکشنل ہے. پرائمری سطح پر خاص کر جو ہمارے, اور جس وجہ سے ہم لوگوں کو ٹھوسا گیا کہ ہم مجبوری سے پرائیویٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن لے لی. ہماری یہ مجبوری ہے, ورنہ ہمیں شوق نہیں پرائیویٹ سکولوں میں جانے کا. جہاں تک ہم نے بھی پڑھا تھا, ہائی اسکول تک ہم نے سرکاری سکول میں پڑھا تھا, ہم نے پڑھا تھا سرکاری سکولوں میں. لیکن کیا ہوا, کیوں, یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. یہاں پر ایک سکول میں 12-13 ٹیچر ہے, اور اسٹوڈنٹ کو رول دیکھ لو 6-7-8 ہے. صرف یہ تو گورنمنٹ ہی بتائے کہ کیوں انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دے دی. جب آپ دیکھو سرکاری سکول کو, آپ دیکھ لو وہاں پر نہ بیٹھنے کی کوئی جگہ ہے, نہ کوئی پڑھنے کی کوئی جگہ, نہ کوئی ٹیچر, حالانکہ ویل کوالیفائڈ ٹرینڈ ٹیچرس ہے. لیکن جب اسٹوڈنٹ نہیں, جب لوگوں نے گورنمنٹ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی, جب گورنمنٹ توجہ دیتی تو ہم لوگ پرائیویٹ سکولوں میں نہیں جاتے. سوال بہت اچھا تھا. میں چاہوں تو میں سمپل جواب اس کا دے سکتا ہوں 2 لائنوں میں. وہ یہ کہ سرکاری اور پرائیویٹ سکول, اس میں ایک ہی ڈفرینس ہے. سرکاری سکول میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, پرائیویٹ سکول میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. سیکنڈ دا موسٹ امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سکول میں اگر ٹیچر نہیں کرتا ہے, اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتا ہے, یو ہیو دا اتھارٹی ٹو فائر ہم. بٹ اگر ہم دیکھیں سرکاری چیز میں, مطلب بینگ اے لائر, کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس ایسے پروویژنس ہیں, یو کانٹ فائر ہم, یو کانٹ ڈو اینی ڈیم تھنگ اگینسٹ ہم. سمپل. لوگوں کا رجحان جو ہے زیادہ پرائیویٹ سکولوں سے کی طرف اس وجہ سے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہاں پر اچھے ٹیچر ہیں یا وہ محنت کروا رہے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے کوالیفائڈ, جو پی ایچ ڈی, ایم فل اور بہت سے اعلیٰ ڈگری حاصل کر کے جو ٹیچر ہیں وہ گورنمنٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں. لیکن ہم دہلی کی بات دیکھتے ہیں تو دہلی میں بچے جو ہیں والدین گورنمنٹ سکولوں سے پرائیویٹ سکولوں سے نکال کر کے گورنمنٹ سکول میں چھوڑتے ہیں. اور یہاں پر بھی گورنمنٹ بہت سے ڈرائیوز کر رہی ہے. آج کل انرولمنٹ ڈرائیو ہے, سکولوں میں بہت انفراسٹرکچر آ رہا ہے, کمپیوٹرز آ رہے ہیں, وہ بہت سی فیسلٹیز کا انعقاد کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بھی ٹرسٹ کرنا ہے. ہمیں فیتھ ہی نہیں ہے گورنمنٹ سکولوں میں, ہمیں وہ فیتھ اڑ گیا ہے. وہ فیتھ ہمیں واپس لانا ہے اور گورنمنٹ سکولوں پہ ٹرسٹ کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکول بند کریں, پرائیویٹ سکول بھی چلنے چاہیں. جو فیتھ ہے وہ فیتھ نہیں ہے آج کی پبلک میں کہ گورنمنٹ سکول میں کچھ ہو رہا ہے. لیکن گورنمنٹ سکول جو ٹیچرز ہیں وہ کافی محنت کر رہے ہیں, کالج میں ٹیچرز کافی محنت کر رہے ہیں, پرائیویٹ سکولوں کی سے زیادہ محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک فیتھ سا ہے ایک جو لوگوں میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ سکول میں ایسا ہے, گورنمنٹ سکول میں ویسا ہے. بہت ساری جو اسکیمز ہیں گورنمنٹ دے رہا ہے, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ایک کلچر سا آ گیا, ایک اوپینین سی پبلک کی ہے کہ نہیں بھائی پرائیویٹ سکول میں ڈال دو بچوں کو. گورنمنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے گورنمنٹ سکولوں میں, اس لیے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ سکولوں پہ ٹرسٹ کریں. گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول سوپور, that was established or that is established in 1917. All the documents what I am telling to you and what I am asking to you, it having both records in front of me, electronic as well as printed. Established 1917 till this time. Sopore higher secondary, iconic higher secondary in history of Kashmir, is lacking of basic facilities. Education کی بات دور ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے سوپور ہائی سیکنڈری کی. آج سے 100 سال پہلے ہائی سیکنڈری بنی ہے,
वही स्ट्रक्चर है, 1500 बच्चियां हमारी वहां पे लखती जिगर पढ़ती है, वॉशरूम 2 है। कौन चाहेगा, कौन माँ बाप चाहेगा कि सरकारी स्कूल में बच्चे को भेजो? जब तक कि हमारी आपसे रूबरू से यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारी बात, अगर आप हो सके तो जो हमारे एजुकेशन के हायर या जो लोअर कमिश्नर जो दो है, उस तक ये बात पहुंचाइए कि आप अगर बेशक चाहते हो कि सरकारी स्कूल में बच्चे जाए, इसमें दूसरी राय नहीं है। जो हमारे सरकारी स्कूलों में टीचर्स है, दे आर वेरी हाई क्वालिफाइड, मगर अगर आज की डेट में हमें मजबूर करता है, एक माँ को, एक बाप को मजबूर करता है कि अपना बच्चा सरकारी स्कूल में न डाले और वो प्राइवेट स्कूल में डालता है, उसका बेसिक एक ही चीज़ है कि हमारे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल जितने भी हैं, उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ की एजुकेशन की अगर बात की जाए तो सर जनाब, यहाँ के जो अभी सिलेबस है आप देख सकते हो, वो 90s में जो फ्रेम किए गए अभी भी हमारे साथ वही चिपकाया जा रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ का बच्चा होना चाहिए था, यहाँ की टेक्निकल एजुकेशन को एक सेक्टर मिलना चाहिए था, यहाँ की जो एजुकेशन होनी चाहिए थी, अभी ई एजुकेशन सर्विसेज होनी चाहिए थी, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हमारे जो स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से, वहाँ के टीचर्स अभी भी बनियान हाथ में लेकर बनियान बनाएंगे वहाँ पे, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। बात करना, स्पीच करना, ये बड़ी बातें होती हैं। एजुकेशन की बात उठी, मैं अपने भाई से कहूँगा मेरे पास आए और इनको मैं बताऊँगा कि 2015 से 2018 तक एजुकेशन में कौन सा रेवोल्यूशन आया, कितने स्मार्ट स्कूल्स बने, कितने स्मार्ट क्लासेस बने, कितने टीचरों को, इवन हमारे जब एजुकेशन सिस्टम की पॉलिसी बनी, वेबसाइट पे अवेलेबल रखा गया कि लोग इसमें ऐड करें, पब्लिक डोमेन पे रखी गई एजुकेशन पॉलिसी कि ट्रांसफ़र कब होगी, टीचर किस स्कूल में कितने लगेंगे, कितने चाहिए। इवन एक ऐसी पॉलिसी लाई गई जिसमें फिर लोग ही निकले रस्तों पे कि आरटी टीचर जो लगे हुए हैं उनको हम एग्ज़ाम लें, हमारा एजुकेशन सिस्टम हायर हो। कुछ चीज़ें हैं जो ये बोलते हैं, मैं एग्री करता हूँ कि कहीं पे टीचर कौन है, टीचर हम हैं, मेरी बहन है, मेरी माँ है, बीवी है, हमारे हैं, कौन है, हम लोग हैं। तो हर एक नोटिफिकेशन निकली थी, उसकी भी कॉपी दूंगा। हर एमएलए, हर एमपी, हर मिनिस्टर को अपने सीडी फंड में से अपने इलाके का एक स्कूल अडॉप्ट करना था, जिसमें हर फैसिलिटी, एक मॉडल विलेज जिस तरह था, इस तरह मॉडल स्कूल बना के एक शुरुआत हो चुकी थी। आई एम पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं कहता हूँ हमको खुद ये शुरुआत करनी है। जब प्राइवेट स्कूल का मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, 3rd में है, मैंने उसको स्मार्टफोन भी रखा है, मैंने उसको हर फैसिलिटी रखी है, इंटरनेट भी रखा है। जो टीचर वहाँ से बोलते हैं मैं आज उसको करवा रहा हूँ। मेरे कई रिश्तेदार, मेरी बीवी, मेरी बहन टीचर है, गवर्नमेंट टीचर, उनको कहते हैं ऑनलाइन क्लासें लो। बच्चों को फ़ोन भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है बच्चों को, मेरी बात सुनो, बच्चों को फ़ोन भी नहीं है। कोविड में बच्चा क्लास कैसे लेगा? गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल का एक बच्चा बताइए जिसके पेरेंट को स्मार्टफोन नहीं है। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ये एजुकेशन सेक्टर की बात हो रही है। हमारी जो गवर्नमेंट टीचर ये कर रही है स्मार्ट क्लासेस की बात, वहाँ पे क्लासेस में बैठने की जगह नहीं होती है। ओके, हम होते 200 to 300 लड़कियाँ, हायर सेकेंडरी की बात कर रही हूँ, हम खिड़कियों पे बैठे होते हैं। हम श्रीनगर के मेन हायर सेकेंडरीज की बात में कर रही हूँ, लाइक कोठी बाग, अमीरा कदर, वहाँ की हालत बहुत ख़राब है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो बिल्कुल बकवास है। अगर हम कश्मीर की बात करें, आप बोल रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, अभी हम अगर बात करें, अभी स्मार्ट क्लासेस की बात ही नहीं, क्योंकि कोरोना है, हम घर पे बैठे हैं, तो हमारा इंटरनेट स्पीड तो अच्छा होना चाहिए ना। तो कहाँ है, हम 2G पे पढ़ रहे हैं। चलिए, सर बात कर रहे थे कि होमवर्क नहीं करके आते। मैं बोलूँ कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स या हाई स्कूल्स तक महदूद नहीं है। हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की हालत देख लीजिए आप। इवन ऑड सेमेस्टर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे इकट्ठे नहीं होते। कश्मीर यूनिवर्सिटी मुझे लगता है एक अजूबा है जहाँ पे इवन और ऑड सेमेस्टर इकट्ठे एग्जाम देता है। IUST को इंक्लूड कर लीजिए उसमें। दूसरी चीज़, ये किसको मैं ब्लेम करूँ कि मेरे कश्मीर में या जम्मू कश्मीर में स्टूडेंट एक्टिविज्म बैन क्यों है? हमें स्टूडेंट एक्टिविज्म जो रेवोल्यूशन ला सकता है। आप एजुकेशन की रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हो, हम स्टूडेंट्स को हक दो ना वो रिफॉर्मेशन लाने के लिए।
ہم بات رکھیں گے اپنی آگے. میں آئی ایم اے پراؤڈ اسٹوڈنٹ آف پنجاب یونیورسٹی. میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, ماس کام کا اسٹوڈنٹ ہوں سر. اینڈ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ ہم نے سرکاریں بدلی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے. یہاں آپ وہ چیز کب لائیں گے؟ ہمیں وہ اسپیس دے دیجئے. چلیے میں زیادہ سیاست نہیں جانتا, ریفارمیشن آرٹیکل کے بعد کتنی ہوئی کیا نہیں ہوئی, چلیے آپ نے آرٹیکل ہٹایا, ایوری تھنگ از سارٹیڈ آؤٹ. ہمیں سب سے پہلا حق, ہمیں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم دے دیجئے واپس. ہمارے اسکولس کو ہم اسٹوڈنٹ سے ریفارم کر کے دکھائیں گے. وی ول برنگ دا چینج بیکاز آئی نو be the change that you want to see in another people. I will be the change. لیکن مجھے میرا حق, مجھے زمین دے دیجئے. Give me the creative space. I will show you the reformation. آگے لوگوں سے ایجوکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں. گورنمنٹ اسکول میں گورنمنٹ نے ہر کہیں فیسلٹی ایک بچے کو دے دیا, مگر ٹائم پر جب گورنمنٹ اسکول ہی نہیں کھلتا تو بچہ کیا کرے؟ بچہ جب کھلے جگہوں میں پھیلے گئے, انہیں سگریٹ پینا شروع کیا, انہیں ڈرگس استعمال کرنا کا, ہر ایک برائی کا شکار ہو گیا. جب بچے جو اپنے اسکول کا ٹائم اس کو ضائع ہو گیا. اب تو کیا بچہ کرے گا؟ انہوں نے بچہ میٹرک پاس کیا, جب اس نے سال میں پڑھا ہی کچھ نہیں ہے, وہ آخر کا کبھی تو ٹیچر بنا, وہ عوام کو کیا سبق دکھا لے گا؟ اسی لیے عوام کو, ہم گورنمنٹ کو یہ گزارش کرنا, اسکول چلنا چاہیے, بچے کو پڑھنا چاہیے, اور بچے جو پڑھ کر بھی بیکار ہے آج, ان کو نوکری ملنا چاہیے. آج کل کی اس دور میں ایجوکیشن کے بغیر ہم ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں جا سکتے, کیونکہ آپ جہاں بھی جائے آپ کو کسی کی ایڈریس بھی مثال پتہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج کل زیادہ تر لوگ بیزی ہوتے ہیں, تو زیادہ تر لوگ ایڈریس بتاتے نہیں ہیں, اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں, تو ہر جگہ ایڈریس لکھا ہوتا ہے, اس پہ دیکھ کے لوگ. اور ایک آج کل ڈیجیٹل چل رہا ہے, ڈیجیٹل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو لوکیشن ہے اس کے ذریعے بھی آپ جا سکتے ہیں. اس لیے ایجوکیشن ہر جگہ آپ کو یوز ہوتا ہے. جو بڑی پرابلم ہے گورنمنٹ اسکولوں کی وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہائی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن جو رزلٹ آنا چاہیے فرنٹ پہ وہ نہیں آتا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ بچوں کے جو ماں باپ ہے وہ بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم بچے کو ساتھ جا کے ویکلی جائیں گے وہاں پہ, کوئی دن اس کے لیے وہ کریں گے, مقرر کریں گے, اس دن جا کے دیکھیں گے وہاں پہ اب ایک ویک میں کیا بچے نے کیا حاصل کیا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا پروگریس ہے اپنے بچوں کی. وہی سب سے بڑے پرابلم. جو اسکول میں سرکاری ادارے جو ہے وہاں پہ منیمم جاتے ہیں, تقریباً ہمارے جو ابھی سوسائٹی کے 50% بچے جاتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے, لیکن کیا ہوتا ہے وہاں پہ جو اساتذہ ہیں وہ ان کے دھیان نہیں دیتے ہیں. جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر کمپٹیشن کرنا ہے, کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں ایجوکیشن جس کو ایجوکیشن نہیں ہے وہ انسان نہیں مانا جاتا ہے. ایجوکیشن کے بغیر ایک انسان آج کی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے. ایجوکیشن ہر ایک میدان میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے. ہمیں ٹیچرز جو ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں, قابل ہیں, لیکن جو اسکولوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ بالکل ناقص ہیں. آپ نے بھی, میں نے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے, میں بھی گورنمنٹ اسکول کا ہی شاگرد ہوں. جتنے بھی آپ ٹیچرز یہاں پر دیکھیں گے سبوں نے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھا ہے, لیکن جب بھی ہم دیکھتے ہیں, اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا, گورنمنٹ اسکولوں کا جو اسٹرکچر ہے, جو انفراسٹرکچر ہے بالکل ناقص ہے, اس لیے لوگ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جا رہے ہیں. نہیں, جو اسٹیبلشڈ کالجز ہے جیسے ہمارا کالج امر سنگھ کالج ہے یا باقی سارے اسٹیبلش کالج, ان میں انفراسٹرکچر کی اتنی کمی نہیں ہے. یہ تو اسٹیبلش ہے, ویل اسٹیبلش ہے. ہمارے یہاں پر اپنے ڈپارٹمنٹس ہے, اپنے کلاس رومز. اگر آپ نے یہاں پر دیکھا ہوگا تو کلاس رومز بھی ہے ہر جگہ, بہت اسپیشس کلاس رومز ہے, ارینجمنٹ بھی ہے. تو لیکن جو نئے کالج بن رہے ہیں تو کہیں پر ہم نے ایجوکیشن کو لینا ہے, وہاں سے کسی زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو آہستہ آہستہ انفراسٹرکچر بھی بن جاتا ہے وہاں پر کالجز کے. اگر آپ 20 سال پہلے امر سنگھ کالج آئی ہوں گی تو یہاں پر اتنا انفراسٹرکچر نہیں تھی, اتنی بلڈنگز نہیں تھے, اتنے ڈپارٹمنٹس نہیں تھی, لیکن آہستہ آہستہ یہ تو بڑھ گئے. یہاں پر مطلب پہلے ان 1945 50% اسٹاف ممبر تھی. اگر آج آپ دیکھیں گے ہمارے پاس 84 پرمنٹ فیکلٹی ممبرس ہے اور کنٹریکچول بھی 20-25 ہے, تو 100 سے زیادہ ممبر ہے. تو فیسلٹیز ہے, نو ڈاؤٹ فیسلٹیز ہے, کالجز میں فیسلٹیز ہے,
लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी पहले इन प्रीवियस टाइम्स लाइब्रेरी ऑटोमेटेड नहीं होती थी, हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड है, RFID हमने वहाँ पर इंस्टॉल किया है, तो बच्चे जा सकते हैं. और देन वी हैव गॉट फैसिलिटीज, ऑनलाइन फैसिलिटीज. Our college has created online facilities for staff as well as students. अगर हम सरकारी स्कूल का सिलेबस देखेंगे, सरकारी स्कूल का सिलेबस वही पुराने ज़माने का सिलेबस है. हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, 7वीं जमात तक पढ़ा है, 8वीं में उनको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है, 8वीं जमात में जब आते हैं तो उनको सरकारी स्कूल का सिलेबस पढ़ना पड़ता है. तो 8वीं जमात में ये बच्चा फिर वही सेल पढ़ता है, वही मैथ्स पढ़ता है जो इसने 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. प्राइवेट स्कूल का 5th स्टैंडर्ड इज़ इक्वल टू 8th स्टैंडर्ड ऑफ सरकारी स्कूल, है ना. तो इस वजह से क्या होता है, यही वजह है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालते हैं ताकि उनको अच्छी तालीम मिले. सरकारी स्कूल में एक प्रॉब्लम यह है, सिलेबस अपडेट नहीं है. दूसरी बात यह है, मुझे बताओ किस सरकारी मिडिल स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल है, किस सरकारी मिडिल स्कूल में पीने के पानी के लिए ये वाटर फिल्टर अवेलेबल है, किस सरकारी स्कूल में ये जो 8th स्टैंडर्ड का सरकारी स्कूल है वहाँ वाशरूम की फैसिलिटी अच्छी तरह से मैसर हो. वाशरूम है ना, उसमें खिड़की है ना, उसमें कमोड साफ़ है ना, उसमें नल का पानी है. वाशरूम बनाए हैं, बहुत सारे वाशरूम बनाए गए हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन कोई काबिल इस्तेमाल नहीं है. इसके बरक्स आप प्राइवेट स्कूल्स पे देखिए, सफाई का फुकदान अच्छा है. मैम एजुकेशन इज़ समथिंग जो आप घर से लेके सड़क पे हर जगह पे गेन कर सकते हैं. एजुकेशन इज़ रिस्पेक्टिंग अदर्स, एजुकेशन इज़ हेल्पिंग अदर्स. ऐसा नहीं है कि आप अपनी फील्ड में बहुत आगे चल चुके हैं, कल को आपको किसी को मदद करनी है लेकिन आप नहीं करेंगे. किताबें आपको थ्योरेटिकल बातें समझाती हैं, कुछ अच्छी स्टोरीज होंगी, आपको कुछ अच्छी नॉवेल्स मिल जाएंगी, आपका टाइम पास हो जाएगा, कुछ अच्छी किताबें हैं जो आपको अच्छी नॉलेज देंगी. लेकिन एजुकेशन सिर्फ किताबों तक नहीं है कि मैं किताब पढ़ूंगा तो मैं एजुकेटेड हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ूंगा. हाँ, यहाँ पर कोई PhD स्कॉलर भी है लेकिन उसको किसी के साथ बात करने का तरीका नहीं है. मतलब ही इज़ थिंकिंग दैट आई एम समथिंग सुपीरियर, मैं सबसे खास हूँ यहाँ पर. वो गलत है. मतलब एजुकेशन थी कि अगर वो PhD होल्डर है उसको बाकियों को बताना कि व्हाट इज़ द पाथ, कैसे आप आगे बढ़ोगे. लेकिन उस चीज़ में जिस दिन हम आगे चले गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ की लिटरेसी रेट कभी कम जाएगी, या मुझे नहीं लगता कि हम कभी किसी से पीछे रह पाएंगे. अगर हम अभी की बात करेंगे कश्मीर के एजुकेशन के सेक्टर के बारे में, दैट इज़ टोटली डाउन फ्रॉम लास्ट 5-6 ईयर्स. एज वी नो दैट हम इस बारे में जानते हैं, हमें इस बारे में जानकारी है भी कि कश्मीर के हालात कई सालों से ठीक नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एजुकेशन जो सेक्टर है दैट इज़ टोटली डाउन. उस्ताद का रोल है, उस्ताद को देखना है कि स्टूडेंट का रुझान किस तरह से है. तो हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स आते हैं और डिफरेंट कैटेगरी से आते हैं, और उनको हम एनालाइज करने के बाद ही अपना अप्रोच भी हम चेंज करते हैं. तो किसी एक बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट आता है उसके साथ एक तरह से हमें डील करना पड़ता है, और जब कोई दूसरे बैकग्राउंड से स्टूडेंट आता है तो उसको हमें दूसरी तरह से डील करना पड़ता है. मतलब ये कि एक उस्ताद में एक वो खूबी होनी चाहिए ताकि वो कैटर करे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक स्टूडेंट को बहुत ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं जब वो किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेता है, और उनके पेरेंट्स को ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे बच्चे ने एक ख़ास एक इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया है, वहाँ से वो कुछ सीख के आ जाएगा. और इसलिए उस्ताद जो हैं, किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी कौम का मयार जो है वो उस्ताद के मयार से ऊपर नहीं हो सकता है. तो उस्ताद में वो सब खूबियाँ होनी चाहिए. हमें एज ए टीचर मैं कहना चाहता हूँ, हमें इंडिविजुअली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम में क्या वो सब खूबियाँ हैं जो कि एक उस्ताद में होनी चाहिए. नाज़रीन, वक्त की कदर करते हुए हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा. अगर आपका कोई सवाल हो जो आप प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हो तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं. डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई है. तो दीजिए हमें इजाज़त. खुदा हाफिज़. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया.
کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے